न्यूज़ 7 राजस्थान देख रहे सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार और आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है हमारे प्रोग्राम खबरनामा में, यानी दिन भर की तमाम खबरें और दिन भर की तमाम अपडेट। कल क्या 2-3-4 दिन से तो लगातार प्रॉब्लम आ रही है और उस वजह से थोड़ा सा है ना, मेरा भी फिर जब तैयारी करते हैं और उसके बाद जब खबरें नहीं दे पाते हैं तो थोड़ा सा मूड अपसेट होता है सर। तो कल भी ऐसा ही हुआ और हुआ इसलिए कि उसके लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है। बड़े साफ कह रहा हूं मैं, केंद्र सरकार जिम्मेदार इसलिए है कि हिंदुस्तान का जो सबसे बड़ा उपक्रम है, सरकारी उपक्रम BSNL, शायद उसकी कनेक्टिविटी या उसकी नेट की व्यवस्था अगर गवर्नमेंट सुधार देती, जितना ध्यान वो प्राइवेट कंपनियों पर दे रही है उतना ध्यान अगर इस सरकारी उपक्रम पर दिया होता तो इसकी भी दशा और दिशा अलग होती। तो बिल्कुल उस वजह से हमें लगभग 4 दिन से हमें ये प्रॉब्लम आ रही है, उसका निस्तारण हमने कर दिया है। और अब आते हैं खबरों पर, क्या कुछ चल रहा है और क्या कुछ नहीं चल रहा है। इस समय तो सिर्फ एक ही चीज चल रही है, जैसे टीवी पर हमें एडवर्टाइज देखते हैं ना और वो बार बार आता है कि क्या चल रहा है, कि फॉग चल रहा है। अब आजकल जो चल रहा है वो सिर्फ राहुल गांधी चल रहे हैं और भारत जोड़ो यात्रा चल रही है। हमारे जिले में प्रवेश कर गई, सवाई माधोपुर जिले में, और सारा फोकस उसी चीज पर है। चाहे पूरे राज्य सरकार की हम बातें कर लें, पूरे प्रदेश की सरकार, पूरे प्रदेश का प्रशासन, पूरे प्रदेश का मैकेनिज्म, टोटल फोकस जो इस वक्त है वो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर है। और जो रेस्पॉन्स मिल रहा है इस समय भारत जोड़ो यात्रा को वो औसम है, इसमें कोई शक नहीं है। तो आज बहुत सारे मुद्दों पर हम बात करेंगे। इस समय भारत जोड़ो यात्रा का जो ताजा सूरत हाल है, माधोपुर से हमारे जो संवाददाता है उनको लाइव जोड़ेंगे और वो बताएंगे कि इस समय विश्राम कहां चल रहा है, दिन भर क्या कुछ गतिविधियां रही हैं। हालांकि हम पल पल की अपडेट आपको देते रहते हैं। हमारे बहुत सारे दर्शकों के दिन में हमारे पास कॉल आते हैं, शाम को भी कॉल आया था और एक दर्शक थे महावीर जी से, उन्होंने बताया कि सर अगर मैं बात करूं तो लोकल चैनल में सिर्फ न्यूज़ 7 राजस्थान ऐसा है जो लगातार तो ब्रेकिंग लगाता है, लगातार अपडेट देता है। इसके अलावा कोई भी लोकल चैनल ऐसा नहीं है पूरे भरतपुर संभाग में जो पल पल की अपडेट हमको देता हो। और भारत जोड़ो यात्रा से रिलेटेड सिर्फ और सिर्फ अगर खबरें कोई देता है तो वो न्यूज़ 7 राजस्थान आपको देता है। आज मैं भी वहां जाना चाहता था, लेकिन 2 कारण थे। पहला कारण तो ये था कि कल प्रोग्राम नहीं आ पाया, तो मैं आज प्रोग्राम ड्रॉप नहीं करना चाहता था। दूसरा कारण यह था कि वहां हमारे संवाददाता जो हैं अभिमन्यु, वो अच्छा काम कर रहे हैं, लगातार अपडेट भी दे रहे हैं, लगातार वहां से वीडियो फुटेज भी भेज रहे हैं, लाइव भी चला रहे हैं। तो इस वजह से मैंने सोचा कि वहां जाना उचित नहीं है। एक ही काम के लिए अगर टीम के पूरे लोग लग जाएंगे तो फिर व्यवस्थाएं भी गड़बड़ होती हैं। वरना आज हमारा पूरा मानस था और पूरी टीम वहां जाने के लिए तैयार थी, लेकिन उस पर भी हम चर्चा करेंगे और बहुत सारे मुद्दों पर आपसे बात करेंगे। तो फटाफट जुड़ते चले जाएं, शेयर करते चलें। सिर्फ और सिर्फ फेसबुक पर हैं हम, है ना, यूट्यूब पर नहीं है, क्योंकि अगर स्टूडियो से करते तो फिर यूट्यूब पर भी आपको लाइव दिखा देते, लेकिन अभी सिर्फ हम फेसबुक पर हैं। तो हमारे जितने दर्शक है वो जुड़ते चले जाएं। हेमंत जी नमस्कार और राम राम। राहुल गांधी घर घर जाकर अपनी समस्या पूछें किसानों से। अमित कुमार प्रजापति हमारे साथ जुड़े हैं, अशोक योगी फुलवाड़ा से हमारे साथ में जुड़े हैं। फटाफट जुड़ते चलें और जितने भी दर्शक है कोशिश करूंगा आपके कमेंट्स जो हैं, मैसेज जो हैं वो पढ़ने का प्रयास करूं। मोहन जोगी हमारे साथ जुड़े हैं, नमस्कार सर और स्वागत है आपका भी। शेयर कम कर रहे हो, बहुत कम शेयर कर रहे हो। मधु शर्मा राधे राधे। लेखराज सैनी जी रेती से हैं, राम राम सर। कहां कर रेती, हाँ, है ना। फटाफट जुड़ते चलें और शेयर करते चलें। और बिल्कुल लगभग 3-4 दिन से प्रोग्राम आप प्रॉपर नहीं देख पा रहे हैं। हालांकि ऐसा नहीं है, सिर्फ कल ड्रॉप किया है हमने, वरना प्रोग्राम तो हम कर रहे हैं और लगातार खबरें आपको दिखा रहे हैं। खेमराज जी कह रहे हैं किसानों के विकास के बारे में भी पूछिए, बहुत सारे मुद्दों पर बात करेंगे सर। मानस कौशल जी हमारे साथ जुड़े हैं, हनुमान वर्मा हमारे साथ जुड़े हैं, अदनान मलिक हमारे साथ जुड़े हैं, संतोष गोयल हमारे साथ जुड़े हैं, जय श्री श्याम स्वागत है आपका। तेजराम सैनी राम राम साहब। मुकेश गुर्जर गुड इवनिंग, धन्यवाद, स्वागत है आपका। सैल चतुर्वेदी राधे राधे सरलील। और हेमंत शर्मा जी, सुरेश भोजवाल गुड नाइट, स्वागत है आपका भी। शेयर करते चले। हाँ, 3 डिजिट में तो अब आपको पहुंचाना है। जैसे आपने अपनी खबर, उस दिन जो अपनी खबर चला ना वो औसम था, बहुत बढ़िया था। और बहुत सारे लोगों के फोन आए थे कि अजय जी आपने वो जो मुद्दा छेड़ा ना उस दिन पाचना को लेकर के, वो शानदार था। बहुत सारे लोग जुड़े थे और बहुत सारे लोगों के फीडबैक मेरे पास आए। देखिए सीधी सी बात यह है कि कौन सही है कौन गलत है ये पब्लिक पर छोड़ देना चाहिए, अदालतों पर छोड़ देना चाहिए, लेकिन लोगों के ओपिनियन, लोगों के फीडबैक आना बहुत जरूरी है।
और मैं भी उस दिन के का जो प्रोग्राम था उसको लेकर के बड़ा खुश हूं सर, कि मुझे कम से कम पता तो चला कि दूसरा पक्ष जो है वो पाचना को लेकर के क्या अपने विचार रखता है, क्या उन लोगों की मनसा है, और बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई सर। तस्वीर जो धुंधली थी वो अब साफ नजर आने लगी है पाचना को लेकर के। दूसरी एक बात और मैं आपसे कह दूं, करौली जिले में और सवाई माधोपुर जिले में इन दिनों सारा प्रशासनिक लवाजमा जो है ना वो माधोपुर है, सारे ऑफिस खाली हैं। हां, बड़ा सच कह रहा हूं मैं आपसे, ये सारे ऑफिस खाली हैं, चाहे नगर परिषद की बात कर लो, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर लो, सारे पुलिस प्रशासन के अधिकारियों की, नगर परिषद के कर्मचारियों की, सफाई कर्मचारियों की, सबकी ड्यूटी सवाई माधोपुर लगा दी गई है भारत जोड़ो यात्रा में। जैसे कल 14 तारीख है और कल जैसे ही ये यात्रा यहां से निकल करके दौसा में प्रवेश कर जाएगी ना, दौसा जिले में, तब जाकर के राहत की सांस लेंगे जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं वो, क्योंकि इस समय तो सरकार ही माधोपुर में है, सरकारी भारत जोड़ो यात्रा में। चाहे सीएम की बात कर लो, डिप्टी सीएम की बात कर लो, पीसीसी चीफ की बात कर लो, मंत्रियों की बात कर लो, विधायकों की बात कर लो, सब इस समय पूरी तरीके से राहुल गांधी के साथ हैं। राहुल गांधी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, यात्रा सुगमता से चली जाए। दूसरी बात, इस यात्रा को ऐतिहासिक बनाना यह बहुत बड़ी जिम्मेदारी है सीएम गहलोत की। वो भी तो अपना रुतबा दिखाना चाहेंगे ना राहुल गांधी की नजरों में, तो सब जी जान से इस समय तो उसमें जुटे हुए हैं। निजाम जी नमस्कार। मोहन जोगी कह रहे हैं आवाज कट रही है। नहीं, आज तो कोई सवाल ही नहीं आवाज कटने का। साहिद जी कह रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा लालसोट होते हुए जाएगी, बगड़ी में विश्राम रहेगा। ओके, बिल्कुल, हम लगातार अपडेट इसको लेकर के ले रहे हैं, है ना, कहां होकर के यात्रा गुजरेगी और क्या मामला है। अजय जी, बजरी के ठेकेदार से आपकी बात हुई क्या? ऋषिकेश भाई, इन दिनों कोई बात नहीं हो रही किसी से, क्योंकि ठेकेदार से बात करके क्या करना है, मुझे तो अधिकारियों से बात करनी है, सीधी सी सवाल जवाब अधिकारियों से करूंगा मैं। और अधिकारियों से जब मैं बात करता हूं ना तो वो कह रहे हैं कि अभी रुक जाओ सर, 15 तारीख तक रुक जाओ, ठीक है ना। तो अभी 15 तारीख तक सर गंगापुर सिटी में सद्भावना प्रतियोगिता रद्द कर दी गई है क्या? हाँ बिल्कुल। और उसकी अब क्या हुई अपडेट, और ये लड़ाई क्यों हुई थी? अमित भाई देखिए, लड़ाई क्यों हुई, क्या कारण था, ये तो पुलिस जांच का विषय है, एफआईआर दर्ज करवा दिया। लेकिन हाँ, फिलहाल डॉक्टर डीसी से, और मैंने लाइव आपको दिखाया था कि उन्होंने ये प्रतियोगिता फिलहाल रद्द कर दी है, ठीक है ना। हाँ, राधे राधे। लाला राम जी जुड़े हैं, दीपक कुमार मीणा, पार्षद फिरोज खान, नमस्कार सर, स्वागत है आपका भी और धन्यवाद। जुड़ते चलें और शेयर करते चलें, है ना। हाँ, ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े हैं सर तो अच्छा लगता है मुझे थोड़ा सा। मोहम्मद मुस्तकीम खान हमारे साथ जुड़े हैं, महेंद्र कुमार गुजर हमारे साथ जुड़े हैं। केवल फेसबुक पर हैं आज, तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें आप ताकि लोगों तक पहुंचे। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं, ज्यादा आपका वक्त जाया नहीं करूंगा मैं। पहले बात करते हैं, आज तारीख है 13 दिसंबर और बार है मंगलवार। आज की सबसे बड़ी खबरें क्या हैं, और पाचना बांध तो खुलेगा 29 दिसंबर से पहले, नहीं तो राजस्थान उच्च न्यायालय ने अधिकारियों की क्लास लेगा। हाँ ऋषिकेश भाई, ये तो सही बात है, लेकिन मैं आपको बता दूं अभी एक टेंशन से मुक्त होना चाह रहा है प्रशासन, और वो है ये भारत जोड़ो यात्रा। इससे फ्री होते ही प्रशासन को फिर ये दूसरी टेंशन झेलनी है, ये तो सही बात। तो बिल्कुल देखते हैं क्या होता है, आगे निकल करके क्या आता है। अभिषेक भाई जुड़े हैं हमारे साथ, हनुमान पारा सर हमारे साथ जुड़े हैं, राधे राधे सर। और मोसे पठान, गुड, धन्यवाद सर। रामकेश माली हमारे साथ हैं, दीपक शर्मा हैं। सर जी, जन आक्रोश का अर्थ क्या है? बिल्कुल बताऊंगा। आज जो दोनों रैलियां निकल रही है ना हमारे यहां राजस्थान में, इस समय 2 रैलियां निकल रही हैं, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और भाजपा की जन आक्रोश रैली। दोनों का एनालिसिस करके, दोनों का विश्लेषणात्मक जो तरीका है, जो फीडबैक है, वो मैं आज आपको बताऊंगा। अब कांग्रेस और बीजेपी करना वो आपकी मानसिकता पर डिपेंड करता है, बाकी दोनों का जो फीडबैक है, क्योंकि मैं भी विशेषज्ञों से, एक्सपर्ट से बात करता हूं, मैं भी बहुत करीब से सारी चीजों को देखता हूं सर, और उसके बाद में बहुत ही पारदर्शिता के साथ आप तक बात पहुंचाने का प्रयास करता हूं। तो भारत जोड़ो यात्रा और जन आक्रोश यात्रा भारतीय जनता पार्टी की, दोनों का बड़ा सटीक जो है ना विश्लेषण करके आज आपको बताऊंगा कि दोनों में फर्क क्या है, दोनों का आने वाले दिनों में रिजल्ट निकलेगा क्या, यह भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। शेयर करते चलो, और मुझे ज्यादा से ज्यादा लोग जो है ना वो स्क्रीन पर नजर आने चाहिए, अभी कम लोग जुड़ रहे हैं। हाँ चलिए, राष्ट्रीय लेवल की जो खबरें उनसे शुरुआत करते हैं। और लोकसभा इन दिनों चल रहा है, संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों जारी हैं, और उन पर भी मैं नजर रखता हूं क्या कुछ निकल करके आ रहा है, क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा ऐसे 2 सदन हैं जिनसे हमारे देश की सारी गतिविधियां चलती हैं, वहीं कानून बनते हैं, वहीं कानून अप्लाई होते हैं, तो उन पर नजर रखना बहुत जरूरी है।
तो लोकसभा में आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अरुणाचल के तवांग में 9 दिसंबर को भारत और चीन के सैनिकों के बीच हुई झड़प का जवाब दिया। 9 दिसंबर को यह घटनाक्रम हुआ था अरुणाचल प्रदेश में। चीन के 600 सैनिकों ने आकर के 17,000 फीट की जो ऊंचाई थी वहां पर भारतीय पोस्ट को हटाने का प्रयास किया था, लेकिन भारतीय सैनिकों ने जमकर के मुंहतोड़ जवाब दिया है। और अंदर के सूत्रों से यह पता लगा है कि बहुत सारे चीनी सैनिक ऐसे हैं जिनकी हड्डियां टूट गई, क्योंकि जब लाठी डंडों का प्रयोग किया गया जो कांटेदार थे तो चीनी सैनिकों को ज्यादा नुकसान पहुंचा है। इसको लेकर के आज राजनाथ सिंह ने जवाब दिया लोकसभा में कि कोई भी भारतीय सैनिक जो है गंभीर रूप से घायल नहीं है, चीनी सैनिकों को वहां से खदेड़ दिया गया है और अब स्थिति जो है वो सामान्य वहां पर बनी हुई है। और चीन को भी ये चेतावनी दे दी गई है कि वो अपनी हद में रहे, बिल्कुल वो अपनी हद में रहे। अरुणाचल प्रदेश का बहुत सारा हिस्सा ऐसा है जिस पर चीन अपना दावा ठोकता है। आपको याद होगा पहले भी गलवान घाटी में हमला हुआ था और भारतीय सैनिकों में और चीनी सैनिकों में झड़प हुई थी, जिसमें 20 भारतीय सैनिक मारे गए थे और 38 चीनी सैनिक मारे गए थे। लेकिन अब सेना की जो स्थिति है ना, सेना फ्री है। अब सबसे बड़ी बात यह है, मैं दावे के साथ इस बात को कह सकता हूं कि सेना अब हमारी जो है वो बिल्कुल फ्री है। मैं जब लेह लद्दाख और सियाचिन ग्लेशियर की टूर पर मैं गया था, सैनिकों से मैंने मुलाकात की तो वो कह रहे हैं कि बिल्कुल सर हमको फ्री हैंड छोड़ रखा है। दुश्मन की जहां टेढ़ी नजर मिले गोली ठोक दो सीने में, कोई हिसाब नहीं मांगेगा तुमसे, ना लाशों का ना मौतों का। तो अब फ्री जरूर है सेना, तो इसका आज जवाब दिया गया है। और जो वायुसेना है उसने वहां पर इस झड़प के बाद में अपने लड़ाकू विमान जो है वो तैनात कर दिए हैं उस बॉर्डर पर। मोदी के हत्या वाले बयान पर मध्य प्रदेश के कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री राजा पटेरिया को जेल हो गई है। यह घटनाक्रम था 2-3 दिन पहले का, और मध्य प्रदेश के अंदर यह घटनाक्रम हुआ था जब उन्होंने नरेंद्र मोदी की हत्या के लिए युवाओं से कहा था कि आप तत्पर रहें अगर लोकतंत्र की को बचाना है तो। और इसको लेकर के मुकदमा दर्ज करवाया गया था और आखिर में उनको अरेस्ट कर लिया गया है, जेल में डाल दिया है। हालांकि जमानत की याचिका उन्होंने लगाई थी जो अदालत ने रद्द कर दी है। ठीक है, आगे देखते हैं। और बिहार के चीफ मिनिस्टर जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, उन्होंने कहा कि 2025 में बिहार का चुनाव तेजस्वी यादव के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, जो इस समय वहां डिप्टी सीएम है, उनके नेतृत्व में लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि मैं पीएम पद का उम्मीदवार नहीं हूं और ना ही मैं मुख्यमंत्री का चुनाव अब लड़ूंगा। 2025 में जो मुख्यमंत्री का चुनाव लड़ा जाएगा, विधानसभा का चुनाव लड़ा जाएगा, वो तेजस्वी यादव के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। शेयर करते चलो, ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ने चाहिए, मुझे भी अच्छा लगेगा। और स्टार तो देना बंद ही कर दिया आप लोगों ने, है ना? स्टार देना बिल्कुल बंद कर दिया सर, बहुत टाइम हो गया स्टार मिले हुए हमको। आप लोग जो स्टार देते हो ना वो अलग स्टार हैं, जो टेक्निकल समझते हैं ना तकनीक के रूप में, उनसे मेरा निवेदन है सर, प्लीज लोगों को स्टार के लिए मोटिवेट करें। स्टार मिलेंगे तो कुछ भला होगा, नहीं तो नहीं होने वाला है। ठीक है ना? रामकेश जी पूछ रहे हैं सर गंगापुर सिटी के जिले का सपना पूरा हो गया, सर सड़कों का पूरा नहीं हो रहा है यहाँ, तो आप कैसे उम्मीद कर रहे हो कि गंगापुर सिटी जिला बन जाएगा? अच्छा, एक चीज और बता दूं मैं, कल से सोशल मीडिया पर एक लिस्ट वायरल हो रही है कि 6 जिले बना दिए गए हैं। मैं आपको क्लियर बता देता हूं, हमने खूब जानकारी कर ली, अभी तक इसको लेकर के कोई खबर नहीं है। जो खबर वायरल हो रही है कि साहब ये 6 जिले बना दिए गए हैं, वो झूठी खबर है, अफवाह है, उसकी पुष्टि अभी कोई नहीं कर रहा है। और ये इतना आसान भी नहीं है सर। कमेटी का गठन कर दिया गया है, कमेटी रिपोर्ट भेजेगी, अभी तो पूरी सरकार जो है भारत जोड़ो यात्रा में शामिल है, तो इस दौरान ये रिस्क नहीं ले सकते हैं, है ना? तो अभी कोई जिले वाली जो खबर है, अगर कोई चैनल है, मैं आज देख रहा था शायद अपने यहीं का एक कोई लोकल चैनल है, उसने डाल दी इसको, अरे साहब ये जिले बन गए, जबकि मैं आपसे इस बात को कह रहा हूं ये अपुष्ट खबरें हैं, है ना? ये सही खबरें नहीं है, अभी जिलों को लेकर के कोई अपडेट नहीं आई है। और अब बात करते हैं प्रदेश लेवल की, हमारे राज्य में क्या कुछ चल रहा है उस पर बात करते हैं। और हमारे राज्य से सबसे डराने वाली और मन को बड़ा द्रवित करने वाली एक खबर आई है सर। कोटा में 3 स्टूडेंटों ने आत्महत्या कर ली, सुसाइड कर ली। कोटा कोचिंग सिटी है। हां,
10 लाख से ज्यादा स्टूडेंट वहां पढ़ाई करते हैं सर। कोटा मेट्रोपॉलिटन सिटी है, लेकिन लगातार कोटा से इस तरह के मामले आ रहे हैं कि जो बच्चे मेडिकल की, इंजीनियरिंग की, इनकी तैयारी कर रहे हैं, उनकी आत्महत्या के केसेस भी कोटा से लगातार आ रहे हैं, लगातार आ रहे हैं। कल 3 बच्चों के सुसाइड का मामला सामने आया। आज एक मामला मेरे पास में सुबह सुबह जयपुर से आया, वहां भी एक स्टूडेंट ने आत्महत्या कर ली। मां बाप को डराने वाली खबर है सर ये। और जितने लोग, जितने दर्शक इस समय मेरा चैनल देख रहे हैं या मुझसे जुड़े हुए हैं, उनसे मैं निवेदन करना चाहूंगा कि सर प्लीज अपने सपने, अपनी ख्वाहिशें अपने बच्चों पर मत थोपें, ना थोपें सर। आपको पता है बदलते हुए माहौल में सबसे बड़ा फर्क जो आया है वो क्या आया है? सबसे बड़ा फर्क जो आया है, और वो आपको और हमको सबको समझने की और महसूस करने की आवश्यकता है। और सबसे बड़ा फर्क यह आया है कि पहले लोग, रिश्तेदार टच में रहा करते थे और आज हम सिर्फ टच पे रहा करते हैं। टच में रहना और टच पे रहना बड़ा फर्क है सर इसमें। हमने अपने सपने, अपनी ख्वाहिशें जो है ना, वो अपने बच्चों पर थोप दी सर। बच्चों को डांट देना, उन बच्चों से बहुत सारी अपेक्षाएं कर लेना, हम इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, तुम्हें इतनी बड़ी सुविधाएं हम दे रहे हैं, उसके बावजूद तुम सिलेक्शन नहीं दे पाए। सर सुविधाओं के चक्कर में हम बच्चों को दुविधाएं ज्यादा दे रहे हैं। हम कितनी रेस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हैं बताइए। मेरा मैक्सिमम जो पेरेंट्स हैं उनसे ये सवाल है, हम अपने सपने उन बच्चों पर थोप रहे हैं सर। उनको हॉस्टल दिलवा दिया, उनको फोन पे पर या किसी और माध्यम से पेमेंट कर दिया, उनके खाने पीने की व्यवस्था कर दी। कभी जाकर के देखना सर, इन बच्चों का बचपन खत्म हो चुका है। सुबह 4 बजे जगते हैं सर ये बच्चे, और रात को कब सोते हैं कोई पता नहीं, कोई पता नहीं। इनकी जिंदगी 24/7 घड़ी की सुइयों की तरह चलती है सर। हम अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पा रहे, हम अपने बच्चों से संवाद नहीं कर पा रहे, हम अपने बच्चों से बात नहीं कर पा रहे। सिर्फ सुविधा के नाम पर उनको पीजी उपलब्ध करवा दिया, सुविधा के नाम पर उनको हॉस्टल उपलब्ध करवा दिया, सुविधा के नाम पर उनको पैसा दे दिया। यह गलत बात है सर। ये बच्चे जो आत्महत्या कर रहे हैं, पुलिस जांच में आज खुलासा हुआ है, रिपोर्ट जो आई है कि साहब ये डिप्रेशन का शिकार थे, ये डिप्रेशन का शिकार थे। इट्स वेरी शेमफुल फॉर ऑल पेरेंट्स। शर्म आने वाली बात है ये कि हम अपने बच्चों से कितनी तो अपेक्षाएं कर रहे हैं, और दूसरी बात, हम दोस्त नहीं बन पाए उन बच्चों के, हम उन बच्चों के दोस्त नहीं बन पाए। वो अपनी बातें, अपना दर्द, अपनी पीड़ा, अपनी समस्या हमसे शेयर नहीं कर पा रहे हैं सर। क्यों? क्योंकि हम ऐसे मां बाप बन गए जिन्होंने सिर्फ ये कह दिया, मैं तुझे पैसा दे रहा हूं, सुविधा दे रहा हूं, सिलेक्शन तेरी जिम्मेदारी है, और ये बच्चे अपना जीवन खत्म कर रहे हैं। ऐसा मत करो सर, ऐसा मत करो। 10 लाख बच्चे डॉक्टर नहीं बन सकते, 10 लाख बच्चे इंजीनियर नहीं बन सकते। बैठ करके पूछो इन बच्चों से, इनसे बात करो, इनसे संवाद करो। 17 और 16 साल के जो बच्चे हैं ना सर, वो डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं और ये आत्महत्या कर रहे हैं सर। प्लीज मेरी बहुत हटली ये रिक्वेस्ट है सर, बच्चों जो मां बाप हैं उनसे, और बच्चों से भी मेरी ये रिक्वेस्ट है कि नहीं, दूसरों के लिए अपने सपनों को मत मारो आप, और दूसरों के सपनों के लिए खुद को जिंदा मत रखो, और जिंदा खुद को मत मारो आप जो करना चाहते हैं दिल से करें, खुश रहें, अच्छी मानसिकता के साथ करें, अपने मां बाप का नाम रोशन करें, लेकिन हर फील्ड में कर सकते हैं आप। जरूरी नहीं है आप अच्छे डॉक्टर बने, जरूरी नहीं है आप अच्छे इंजीनियर बने, लेकिन ये जो कदम है ना, ये बुजदिली वाला कदम है सर। आप अपने मां बाप के सपनों को तोड़ते हैं। जिन मां बाप ने आपको पाल पोस करके बड़ा किया, मैं बहुत जल्दी इसको लेकर के एक कार्यक्रम करने वाला हूं सर, और किसी ना किसी साइकोलॉजिस्ट से आप लोगों की मुलाकात करवाने वाला हूं। बिल्कुल, कि आखिर क्यों बढ़ रहे हैं आत्महत्या के केसेस। प्रॉपर इन बच्चों की काउंसलिंग नहीं हो पा रही है सर, प्रॉपर इन बच्चों से हम बात नहीं कर पा रहे हैं, प्रॉपर इन बच्चों से हम संवाद नहीं कर पा रहे हैं। इन बच्चों से कहें कि गाना सुने, म्यूजिक से लव करें, और कुछ आपको करना है, इनका माहौल चेंज करना बहुत जरूरी है सर। तीज त्योहार, और दूसरी बात, आप अपने आप से एक बात जरूर पूछना, मैं आज जितने मां बाप अगर कोई मेरा चैनल देख रहे हैं और शेयर भी करें, कितने बच्चे आपके ऐसे हैं जो धर्म से जुड़े हुए हैं, महापुरुषों से जुड़े हुए हैं,
कितनी अच्छी किताबें वो पढ़ते हैं। आपके कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको हनुमान चालीसा या धार्मिक पुस्तकें याद हैं, महाभारत और रामायण याद है? कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको कलमा याद है, जीसस की प्रार्थनाएं याद हैं? बच्चों को अंदर से स्ट्रांगली मजबूत बनाएं। और आध्यात्म जो है ना, वो बच्चों को इंटरनल मजबूत बनाता है, बिल्कुल बनाता है। अपने बच्चों से कहें जॉबिंग करें, अच्छा खाएं पिएं, अपना माहौल चेंज करें, बच्चों से समय समय पर पूछते रहें, उनसे संवाद अदा करते रहें, तो ये नौबत नहीं आएगी सर। बच्चे अकेलापन महसूस कर रहे हैं। बच्चों को आपने टाइम मशीन बना दिया। उनकी जिंदगी पर सेकंड घड़ी के हिसाब से चल रही है। 4 बजे बच्चे उठते हैं, कोचिंग जाते हैं, क्लासेज लेते हैं, फिर घर आते हैं, टिफिन आता है, जैसा खाना मिल गया वैसा खा लिया, फिर भाग गए, फिर क्लास अटेंड कर ली, फिर आते ही नोट्स ले रहे हैं, फिर जाकर के कोचिंग अटेंड कर रहे हैं, शाम को फिर खाना टिफिन आ गया, फिर खा लिया। माँ बाप और अपनों के प्यार से महरूम है सर ये बच्चे, और इसीलिए आत्महत्या के ये केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। बहुत दुखी करती हैं सर ये बातें, ये खबरें। 3 बच्चे कोटा में, 1 बच्चे ने जयपुर में आत्महत्या कर ली। क्या गुजर रही होगी उनके माँ बाप से, जो 17 साल और 18 साल के बच्चे थे, जिनको लेकर के बहुत सारे सपने उन माँ बाप ने देखे थे। मत थोपो सर अपने सपने अपने बच्चों पर मत थोपो। आप माँ बाप हैं उनके, अपने बच्चों की क्वालिटी आपसे ज्यादा कोई नहीं समझ सकता। मेरे बच्चे में क्या कैपेबिलिटी है, क्या उसकी कैपेसिटी है, क्या उसकी स्ट्रेंथ है, वो कितना क्या कर सकता है, जाने दो ना उसको, उस फील्ड में करो ना उसको सपोर्ट, अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। ये खबरें चौंकाने वाली है सर। आगे बढ़ते हैं। और जोधपुर गैस सिलेंडर ब्लास्ट मामला जो था, आपको पता है, मैं लगातार इसको लेकर के अपडेट आपको देता रहता हूं कि विवाह समारोह के दौरान ये घटना हुई थी, और इसमें आज भी इलाज के दौरान 5 मौतें और हो चुकी हैं। हर रोज इसमें मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है, और अब मौतें बढ़ते बढ़ते 23 हो चुकी हैं। इनमें 10 बच्चे शामिल हैं, और जो शादी हो रही थी उस दूल्हे के माता और पिता दोनों ही खत्म हो चुके हैं। तो ये जो दुखांतिका है ना सर, इसने भी राजस्थान को हिला करके रख दिया। और ये जो भ्रष्टाचार है ना, अब इसको लेकर के प्रशासन हालांकि अलर्ट तो हुआ है। कितनी अवैध रूप से सिलेंडरों की रिफिलिंग की जाती है गंगापुर सिटी में, और बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं सर जहां अभी भी गलत तरीके से सिलेंडर भरे जाते हैं। गली मोहल्ले में सिलेंडर भरने का कारोबार चलता है, बंद होना चाहिए। और हमें भी कहीं ना कहीं जागरूक रहने की आवश्यकता है। प्रदेश में भाजपा की जन आक्रोश रैली से मिला जुला रेस्पॉन्स मिल रहा है। अब मैं आपको थोड़ा सा एक विश्लेषण करके बता देता हूं कि राजस्थान में इस समय 2 तरह की यात्राएं चल रही हैं। मैं चाहता हूं आप शेयर करें, रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, और कमेंट के माध्यम से जो बातें हैं ना वो मुझे बताएं और शेयर करें ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि आप और हम एक संवाद कर रहे हैं, एक फीडबैक में आप लोगों का भी ले रहा चाह रहा हूं। दूसरी बात, हो सकता है आप भी मेरी बातों से जरूर सहमत होंगे। 2 यात्राएं चल रही है। भारतीय जनता पार्टी की जन आक्रोश रैली चल रही है, और राहुल गांधी की चल रही है भारत जोड़ो यात्रा। राजस्थान वो पहला प्रदेश है जहां कांग्रेस की सत्ता है। अब तक जितना विजिट राहुल गांधी ने किया है उसमें पहला ये राज्य है जहां कांग्रेस की सत्ता है। तो यहां रेस्पॉन्स तो मिलना लाजमी था, स्वाभाविक था। मुख्यमंत्री गहलोत ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी ज्यादा से ज्यादा भीड़ जुटाने में और इस यात्रा को ऐतिहासिक बनाने में। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा में और जन आक्रोश रैली में सबसे बड़ा फर्क क्या है? भारत जोड़ो यात्रा रास्तों से होकर के गुजर रही है, चुनिंदा लोगों से मुलाकात हो रही है, रास्ते में जो लोग मिल रहे हैं उनसे राहुल गांधी मुलाकात कर रहे हैं, समय समय पर मंच पर जाकर के अपनी बात भी रख रहे हैं, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि वो केंद्र सरकार की जो कमियां हैं उनको भी गिना रहे हैं, और साथ ही साथ राजस्थान सरकार की जो योजनाएं हैं उनको भी पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है इस पूरे भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी का फोकस 2024 के चुनाव रहे हैं, ना कि 2023 में राजस्थान के विधानसभा के चुनाव। एक बात। दूसरी बात, जहां भी, ये आप लोग भी इस बात से सहमत होंगे कि जब राहुल गांधी भाषण देते हैं तो मुद्दों से ज्यादा भटकते हैं, अपनी बात प्रॉपर तरीके से वो समझा नहीं पाते, लोगों तक डिलीवर्ड नहीं कर पाते, और ये उनकी सबसे बड़ी कमजोरी है। वो अपनी बात को लोगों तक नहीं पहुंचाते।
मगर इतना जरूर कहूंगा, एज ए सेलिब्रिटी, एज ए आइकॉन, लोग उनसे मिलना चाहते हैं, लोग उन्हें देखना चाहते हैं। जब इतने बड़े कद्दावर नेता हमारे बीच से होकर के गुजरते हैं, भीड़ जुटाने के लिए बिल्कुल राहुल गांधी परफेक्ट चेहरा है। भीड़ जुटी है, ज्यादा से ज्यादा लोग पहुंच रहे हैं, लेकिन कितने लोगों से वो मुलाकात कर पा रहे हैं, कितने लोगों तक अपनी बात पहुंचा पा रहे हैं, कौन से मुद्दे हैं जिनको वो छेड़ रहे हैं, इन चीजों में कहीं ना कहीं बीक नजर आई है कांग्रेस और भारत जोड़ो यात्रा। दूसरी तरफ अगर भारतीय जनता पार्टी की जन आक्रोश रैली की मैं बात करूं, भारतीय जनता पार्टी की जन आक्रोश रैली में भीड़ ज्यादा नहीं है। हां, ये दोनों में फर्क है। भारतीय जनता पार्टी का फोकस इस पर है ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिला जाए, चाहे भीड़ कम हो या ज्यादा हो। 33 जिलों में 72,000 किलोमीटर, मैं आपको बता देता हूं, जो मैंने आंकड़े जुटाए हैं उसके मुताबिक 75,000 किलोमीटर का सफर तय किया है जन आक्रोश रैली ने 33 जिलों में। चाहे कहीं 15 लोग जमा हो, चाहे 20 लोग जमा हो, चाहे 100 लोग जमा हो जा, चाहे 150 लोग जमा हो जा, भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य एक था, जन आक्रोश रैली के माध्यम से ज्यादा लोगों तक पहुंचना। और भारत जोड़ो यात्रा जो है, उसका मेन उद्देश्य यह था कि इस यात्रा को ऐतिहासिक बनाना। दोनों में बड़ा फर्क है। भारतीय जनता पार्टी जहां आम आदमी के जुड़े हुए मुद्दों को उठा रही है, बिजली, पानी, सड़क, इनको, वहीं भारत जोड़ो यात्रा जो है, जैसे अग्निवीर योजना है, केंद्र की जो योजना है, बेरोजगारी है, महंगाई है, इन पर फोकस कर रही है। तो ये दोनों में एक बहुत बड़ा जो है फर्क नजर आ रहा है। राहुल गांधी के जितने भाषण आप भारत जोड़ो यात्रा में सुनोगे, आपको एक चीज सामने नजर आएगी कि कभी वो अग्निवीर को लेकर के मुद्दा छेड़ देते हैं, कभी किसी और चीज को लेकर के मुद्दा छेड़ देते हैं, और उनकी इन बातों को गौर से सुनते हैं सीएम गहलोत। इस पूरी यात्रा में सबसे ज्यादा अगर कोई असुरक्षित व्यक्ति नजर आया है तो वो आया सीएम गहलोत नजर। सीएम साहब सबसे ज्यादा असुरक्षित महसूस कर रहे हैं कि पता नहीं राहुल गांधी के मुंह से कब क्या निकल जाए और मेरी बात लग जाए। ये बड़ा सही कह रहा हूं मैं, और मीडिया ने भी इसको खूब चलाया यार। मीडिया भी इस बात को महसूस कर रहा है, जो राजनीतिक विश्लेषक है वो भी इस बात को महसूस कर रहे हैं कि टकटकी लगा करके सिर्फ राहुल गांधी के भाषण और उनके चेहरे को देखते रहते हैं अशोक गहलोत, पता नहीं अब क्या निकल जाए। क्योंकि वो हाई कमान है, अगर उन्होंने कुछ भी कह दिया तो वो फिर पत्थर की लकीर है वो, और वो मानना पड़ेगा राज्य सरकार को। भारत जोड़ो यात्रा में और जन आक्रोश यात्रा में सबसे बड़ा फर्क यह है, भारत जोड़ो यात्रा जहां लोगों को जोड़ रही है, लोगों की भीड़ इकट्ठा कर रही है, जन आक्रोश यात्रा का मुख्य उद्देश्य है ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचना और 2023 के विधानसभा चुनावों पर फोकस करना। ये फर्क है। आगे मैं आपको बताऊं, भारतीय जनता पार्टी के भी बहुत सारी ऐसी चीजें निकल करके सामने आ रही है जो हंसी का पात्र बन रहे हैं। आज मैं आपको बताऊं, 2 खबरें आई हमारे पास में। एक तो मकराना जो विधानसभा क्षेत्र है, वहां चामडिया गांव में भाजपा के विधायक जब पहुंचे तो लोगों ने उनका विरोध किया कि आज तक विकास का आपने कोई काम यहां नहीं करवाया और अब आप यहां जन आक्रोश रैली निकाल रहे हो। तो उनको धमकी भी दी, उनके साथ में अनुशासनहीनता भी करी, बदतमीजी भी करी। एक और मामला आया अलवर के थानागाजी से। भाजपा की 2 महिला कार्यकर्ताएं थी, पहले पदाधिकारी रही, जम करके थप्पड़ चले साहब दोनों में एक दूसरे में, रथ पे बैठने को लेकर के कौन बैठेगा और कौन नहीं बैठेगा, ये कंडीशन है। तो सब कुछ दोनों पार्टियों में अच्छा नहीं है। हां, तू डाल में पात, चाहे कांग्रेस हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो। तो इस तरह की खबरें भी आई हैं। राहुल की 7 जिलों की 520 किलोमीटर की यात्रा में भीड़ अच्छी जुट रही है। कांग्रेस की यात्रा अग्रेसिव है, बिल्कुल जोश खरोश के साथ है, लेकिन सड़क तक और रास्तों तक और कार्यकर्ताओं तक ही सीमित है। जब राहुल गांधी की यात्रा चलती है, भारत जोड़ो यात्रा, तो आप देख लीजिए चारों तरफ या तो मंत्रिमंडल के कुछ लोग नजर आएंगे, या विधायक नजर आएंगे, या कांग्रेस के पदाधिकारी नजर आएंगे। हां, थोड़े बहुत जो हैं लोग नजर आ जाते हैं जो सामान्य हैं, कॉमन मैन है, वो नजर आते हैं, बाकी और ज्यादा कोई नजर नहीं आता। पुलिस ही घुसने नहीं देती सर। इस बात को लेकर के तो खुद राहुल गांधी ऑब्जेक्शन कर चुके हैं
रस्से के माध्यम से बैरिकेटिंग बनाई जाती है और उसके बीच बीच में यात्रा चलती है पूरी। आम आदमी या कॉमन मैन तो मिल ही नहीं सकता है, यह कंडीशन है। जबकि कई जगह वो मुद्दों से भटकते हुए नजर आए हैं। भाजपा की जन आक्रोश रैली की अगर बात करूं, भीड़ बहुत कम, कहीं 15-20 लोग जुड़ते हैं, कहीं 100-150 भी जुड़ जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि वो लोगों तक पहुंच रहे हैं। और 33 जिलों में 75,000 किलोमीटर का सफर तय कर चुकी है जन आक्रोश रैली, यानी ज्यादा से ज्यादा लोगों से मुलाकात कर चुकी है। भाजपा जमीनी मुद्दे उठा रही है, बिजली है, पानी है, सड़क है, करप्शन है, अपराध है, इनको भुनाने का प्रयास कर रही है। जबकि आपको मैं बताऊं, अभी कल मैंने पढ़ा था, कई मीडिया में भी आई थी वो खबर कि मंच से राहुल गांधी ये कह रहे थे, हमने वादा करा 10 तक गिनिए और किसानों का कर्जा माफ, बोलो हुआ कि नहीं हुआ? पूरी भीड़ एक साथ बोली नहीं हुआ। यह सच है, पूरी भीड़ एक साथ बोली किसानों का कर्जा माफ नहीं हुआ। तुरंत टॉपिक बदल दिया उन्होंने। चिरंजीवी योजना का लाभ मिला कि नहीं मिला, या और जो फ्लैगशिप योजनाएं गहलोत की चल रही हैं उनका जिक्र उन्होंने शुरू कर दिया। तो देखिए, भीड़ जुटाना एक अलग चीज है। आज अगर गंगापुर में या कहीं भी आसपास के क्षेत्र में कोई बड़ा क्रिकेट खिलाड़ी आ जाता है, कोई फिल्मी हीरो आ जाता है, भीड़ तो वहां भी जुटेगी। लेकिन भीड़ को वोट में कन्वर्ट करना, यह टेढ़ा काम है। भीड़ को वोट में कन्वर्ट करना यह टेढ़ा काम है, और कम से कम राहुल गांधी का इस चीज पर फोकस होना चाहिए। खैर, लेकिन इसको लेकर के और विस्तार से आपसे बातें करेंगे और उम्मीद करता हूं मेरा जो विश्लेषण है वो आपके समझ में अच्छे से आया होगा। अगली खबर, और मुख्यमंत्री गहलोत ने राजगढ़, लाडनू, पीपलदा और चौथ का बरबड़ा में स्टेडियम निर्माण के लिए वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी है। इनमें जो है स्टेडियम का निर्माण होगा। शेयर करते चलें, ये मेरी रिक्वेस्ट है। ईआरसीपी को लेकर के आज एक बड़ी खबर आई है, बिल्कुल बड़ी खबर आई है। और ईआरसीपी को लेकर के जो जल शक्ति मंत्रालय के मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, उन्होंने कहा है कि एक तो अपनी जो ये है पाचना, चंबल और वाली जो परियोजना, एक तो इसको शामिल कर लिया गया है इसमें। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार इस बात के लिए राजी है, 90% इसमें पैसा केंद्र सरकार देगी, 10% जो है वो राज्य सरकार देगी। इसका ऐलान कर दिया है ईआरसीपी को लेकर के केंद्र सरकार ने। लेकिन पानी की डिपेंडेबिलिटी जो है वो तो वही रहेगी 75 वाली। केंद्र सरकार ने साफ कहा है, आप जल्द से जल्द इसका 75% वाला जो डिपेंडेबिलिटी वाला टर्म एंड कंडीशन है वो बना करके भेज दीजिए। ईआरसीपी पर केंद्र सरकार ने मोहर लगा दी, 90% पैसा केंद्र सरकार देने को तैयार है। और जो हमारी मांग थी, ये काली सिंध चंबल वाला, इसको भी इसमें शामिल कर लिया गया है। ईआरसीपी के अंतर्गत इसका प्रोजेक्ट तैयार कर लिया गया और केंद्र सरकार ने इसका खुलासा आज कर दिया है। और करौली के हिंडौन से जो खबर है वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे बड़ी खबर यह है कि हिंडौन में आपको याद होगा 7 दिन पहले दूषित जल को लेकर के 2 लोगों की मौत भी हो गई थी, काफी सारे लोग उसमें बीमार हो गए थे, बहुत हो हल्ला हुआ, उच्च स्तरीय जांच भी हुई है और रिजल्ट ये निकला कि टंकियों की सफाई करवा दो, पाइपलाइन बदल दो, गंदी पाइपलाइन है उनको हटा दो। 7 दिन के लिए वाटर सप्लाई का टाइम दिया गया था कि साहब 7 दिन के लिए वाटर सप्लाई रोक दी जाएगी, टैंकरों से हम वाटर सप्लाई करेंगे। लेकिन 7 दिन गुजरने के बावजूद भी पानी की सप्लाई हिंडौन में प्रॉपर नहीं हो पाई और इससे नाराज होकर के जिला कलेक्टर अंकित कुमार पहुंच गए हिंडौन। मामला देखा, टंकियों की जांच करी और जो कार्यवाहक जलदाय विभाग के अधिशासी अभियंता हैं, एसी साहब हैं, उनके घर वो खुद तो नहीं पहुंचे, लेकिन एसडीएम को और तहसीलदार को आदेश दिया कि जाकर के उनसे मिलें, उनके घर में पानी कैसे आ रहा है। पता चला कि साहब मोटर लगा करके और वो पानी ले रहे हैं, मोटर को उखाड़ लाए। तहसीलदार साहब और एसडीएम साहब जो एसी साहब थे जलदाय विभाग के, पीएचईडी के, उनकी मोटर उखाड़ लाए। गलत तरीका था, कोई समर्थन नहीं करेगा इसका। तो उसके चक्कर में अब पूरे प्रदेश भर में जलदाय विभाग के जो उच्च अधिकारी हैं, इंजीनियर हैं, वो विरोध कर रहे हैं, जिला कलेक्टर अंकित कुमार के खिलाफ कार्रवाई की जाए, ये मांग है। इसको लेकर के आज जल भवन जो है जयपुर, वहां भी इंजीनियरों ने प्रदर्शन किया है। देखते हैं आगे क्या निकल करके आता है इसको लेकर के। और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, उनको लेकर के एक अपडेट आई है, खबर आई है। और हमारे जो करौली के संवाददाता राघवेंद्र, उन्होंने कहा कि साहब 10 बजे तक, पहले ये था कि वो करौली पहुंचेंगे,
करौली में रात्रि विश्राम करेंगे और सुबह वहां से पैदल यात्रा करेंगे कैला देवी के लिए। 25 किलोमीटर का ये पद यात्रा होगी और कैला मैया के दर्शन करेंगे। और भाजपा की जो जन आक्रोश रैली है उसके बारे में, कांग्रेस सरकार की खामियों के बारे में वो बताएंगे, जनता से जुड़ेंगे, संबोधित करेंगे। लेकिन अभी जो हमारे पास में खबर आ रही है उसके मुताबिक ये है कि वो सीधा कैला देवी पहुंचेंगे। अब सीधा कैला देवी पहुंचेंगे। हाँ, शिवचरण मीना जी कह रहे हैं पुरानी पेंशन बहाली की बात करो, रोजगार देने की बात करो। शिवचरण भाई, इसको लेकर के भी एक टेंशन आने वाली है राज्यों के पास में। केंद्र सरकार का जो वित्त आयोग है वो राज्यों को चेतावनी भरा लेटर लिख चुका है। ये ओपीएस जो आप बता रहे हो ना, बहुत सारे राज्यों ने घोषणा की, राजस्थान भी है, छत्तीसगढ़ भी है, हिमाचल प्रदेश ने भी अब चुनावी घोषणा पत्र में ये कहा था कि साहब ओपीएस हम लागू कर देंगे। इसको लेकर के वित्त मंत्रालय के जो अधिकारी हैं, वित्त आयोग के जो अधिकारी हैं, उन्होंने चेतावनी भरी चिट्ठी लिखी है राज्यों को कि ये एक ऐसा डिसीजन है जो लागू नहीं किया जा सकता है, छोटा मोटा डिसीजन नहीं है, इसलिए इसमें टेंशन है, मैं आपको बता रहा हूं। और हो सकता है जो पैसा ये लोग मांग रहे हैं वो पैसा अब केंद्र सरकार इनको ना दे ओपीएस के लिए। मैं आपको बताऊं कि कई राज्य इस पर भाई लूट तो रहे हैं, पूरे देश में लागू करने की मांग भी कर रहे हैं, लेकिन केंद्रीय वित्त आयोग के चेयरमैन एनके सिंह ने इसे देश की अर्थव्यवस्था और प्रदेश की माली हालत के लिए अन्यायपूर्ण बताया है। क्या आप धोती घोषणा नहीं कर सकते? इस पर इसको लेकर के केंद्र पर कितना वित्तीय भार पड़ेगा, इसको लेकर के उन्होंने साफ स्पष्ट कर दिया है। और राज्य सरकारों को कड़ी आपत्तियां जताते हुए चेतावनी पत्र भेजे गए हैं। वर्तमान में देश में जो है वो 15वां वित्त आयोग चल रहा है। इस समय हमारे देश में जो अर्थव्यवस्था के अंतर्गत है वो 15वां वित्त आयोग चल रहा है और आयोग राज्यों को उनकी जरूरत के हिसाब से वित्तीय भंडार से पैसा आवंटित करता है। हाँ, ये नियम है, शुरू से बना रहा है। वित्त आयोग जो है जिस राज्य की जितनी डिमांड होती है, जितना पैसा जिस राज्य को चाहिए उस हिसाब से उसके लिए पैसा रिलीज करता है। लेकिन जल्द ही वित्त मंत्रालय इसके लिए गाइडलाइन जारी करेगा और राज्यों को इस योजना को लागू करने से रोका जा सकता है, जिनमें हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड और पंजाब ये शामिल है। ऐसा नहीं है कि आप कोई भी धोती घोषणा कर दो चुनाव जीतने के लिए। और बिल्कुल ये देखिए, ये ऐसी चीजें हैं जिनको हमको प्रैक्टिकली भी बहुत सारी चीजों को सोचना पड़ेगा। चुनाव जीतने के लिए आप कोई भी धोती घोषणा कर दो और फिर उसका बजट या उसका भार जो है वो सरकार पर पड़े, आने वाली सरकारों पर पड़े, देश पर पड़े, देश के लोगों पर पड़े, तो वो भी गलत है। तो ये जो है ना आप लोग कह रहे हो, इसका बिल्कुल फर्क पड़ेगा। और आप ऐसे नहीं कि आप कोई भी धोती घोषणा कर दो और फिर आपको पता है एक चीज और निकल करके सामने आ रही है और आपने भी सुना होगा और अभी हाल ही में वो चीज दोबारा भी आई है कि राहुल गांधी कह रहे हैं किसानों का कर्जा हमने राजस्थान में माफ कर दिया, 14,000 करोड़ 18,000 करोड़ जो भी वो बता रहे हैं। अच्छा, मुझे ईमानदारी से बताना, सोसाइटी का कर्जा जो माफ हुआ है, सोसाइटी में कौन सा किसान ऐसा है जिसको 10,000 या 20,000 से ज्यादा पैसा मिलता है, ऋण मिलता है? किसको मिलता है बताओ? 10,000 20,000 से ज्यादा तो सोसाइटी कर्जा ऋण ही नहीं देती किसान को। कोई के चेक हो, जानकारी हो तो ज्यादा से ज्यादा 50,000 मिल जाता है। तो ऐसे किसान कितने होंगे? उंगली पे गिनने वाले। ठीक, अब आप कह रहे हैं कि साहब हमने 14,000 करोड़ का कर्जा माफ कर दिया। 8,000 करोड़ का तो हमारे पास में हिसाब है कि 8,000 करोड़ का तो वसुंधरा राजे जब गई थी ना तभी वो डाल गई थी सोसाइटियों के खाते में। शिवचरण जी कह रहे हैं केंद्र का हिस्सा देना बाकी है, इनकी घोषणा धोती कैसे हुई? धोती इस तरह हुई कि इससे जो वित्तीय भार पड़ रहा है, यार आप वादा कर रहे हो चुनाव जीतने के लिए, आप वादा कर रहे हो, आप लगातार ऋण लेते जा रहे हो, आप लगातार कर्जा लेते जा रहे हो, तो फिर क्या सरकारों पर इसका बोझ नहीं पड़ेगा? क्या आम आदमी पर इसका बोझ नहीं पड़ेगा? अभी मैं आपको इसका एग्जांपल दे रहा हूं कि अब बार बार राहुल गांधी भी कह रहे हैं, अशोक गहलोत भी कह रहे हैं कि साहब हमने किसानों का कर्जा माफ कर दिया। ठीक है, अब सोसाइटी का कर्जा माफ किया, बिल्कुल एग्री है, मानते हैं, सब मानते हैं, मीडिया को भी पता है, सब लोगों को पता है। अब कह रहे हैं कि साहब राष्ट्रीयकृत बैंकों का कर्जा तो माफ किया ही नहीं आपने। अब इस पर राज्य सरकार ने क्या कहा है आपको पता है? कई बार आपने भी ये बयान सुना होगा कि साहब ऐसा है कि अगर केंद्र सरकार 90% हमारी हेल्प कर दे तो हम राष्ट्रीयकृत बैंकों का कर्जा भी माफ कर देंगे। मैं आप ही से पूछना चाहता हूं कि वादा किया है आपने, हेल्प केंद्र सरकार क्यों करे आपकी? वादा तो आपने किया था, चुनावी एजेंडा तो आपका था,
और अब आप कह रहे हो कि नहीं साहब वो केंद्र सरकार अगर थोड़ी सी हेल्प कर दे ना तो हम जो केसीसी है बैंकों की वो भी माफ कर देंगे। गलत बात है। आज आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में अगर बिजली और पानी फ्री कराया तो वो उसकी सिरदर्द है। केंद्र सरकार से पूछ करके थोड़ी आपने बिजली और पानी फ्री किया था, और फिर आप कहोगे नहीं साहब वो केंद्र सरकार पैसा दे दे तो हम माफ कर दें, तो ये तो गलत बात है। तो कई चीजें ऐसी हैं जो हमको प्रैक्टिकली भी सोचनी चाहिए। देश पर वित्तीय अर्थव्यवस्था का कितना फर्क पड़ता है, कितना भार पड़ता है। आपको पता है कल अर्थव्यवस्था को लेकर के लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से सवाल जवाब किए गए थे कि साहब रुपये तेजी से गिर रहा है, डॉलर की कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं, और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि दुनिया के जितने भी यूरोपीय देश हैं उनसे भारत का कंपैरिजन करिए और तब आपको पता चलेगा कि भारत आज की तारीख में दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। 10 साल पहले खरीदा गया 5,000, 50,000, 5 लाख का प्लॉट आज आप 50 लाख में तो बेच सकते हैं, लेकिन 5 साल पहले अगर हल्दी मिर्ची की और पेट्रोल की कीमतें कुछ और थी, उसमें जैसे ही बड़ा इजाफा होता है आपको लगता है महंगाई आ गई। तो लोकसभा में कल इन चीजों को लेकर के बड़े स्पष्ट जो है बयान उन्होंने दिए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं। मैं आपको जो बता रहा था राज्य स्तर की जो खबरें वो बता रहा था, और अब बात करते हैं करौली की। करौली जिले से क्या कुछ है, तो हिंडौन में दूषित पानी के मामले में 2 लोगों की मौत के बाद में टंकियों की सफाई और इनको लेकर के मैंने आपको विस्तार से बता दिया कि कलेक्टर ने एसडीएम और तहसीलदार को आदेश दिया, और उसके बाद में एससी के साहब के जो मकान है वहां से मोटर उनकी खोल ली गई, और ये मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और आज एक खबर और मैंने आपको दिखाई थी करौली से, हमारे जो रिपोर्टर हैं राघवेंद्र, उन्होंने भेजी थी कि 75 साल बाद भी करौली की 2 वार्ड ऐसे हैं, वार्ड नंबर 48 और 49, जो भद्रावती नदी किनारे बसे हुए हैं। आप ताज्जुब करोगे सर, मुझे भी आज बड़ा चौंकाने वाला ये मामला लगा कि वो लोग आज भी अपनी जान जोखिम में डाल करके और भद्रावती नदी को अपने ही द्वारा बनाए गए ड्रमों के जो नाव है उनसे पार करते हैं। 75 साल बाद करौली जिला बन गया, वहां से मंत्री आते हैं, पंचायती राज मंत्री रमेश मीणा, वहां से एक विधायक आते हैं लाखन सिंह मीणा, जो बिल्कुल अशोक गहलोत साहब के अहम आदमी माने जाते हैं। लेकिन उसके बावजूद आप देख लीजिए कि 75 साल निकलने के बावजूद भी, गुजरने के बावजूद भी आज तक किसी ने उस भद्रावती नदी पर उन लोगों के आने जाने के लिए, बच्चियां स्कूल जाती हैं, मंदिरों में जाना होता है, अस्पताल जाने के लिए भी आपको वो जो ड्रम वाला वो है ना नाव, उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। कितनी शर्म आने वाली बात है ये। आज एक स्टोरी वहां से हमारे संवाददाता ने भेजी थी हमें, उसको शेयर करना ज्यादा से ज्यादा, और कम से कम रमेश जी को जरूर भेजना और कांग्रेस सरकार को जरूर भेजना। इतना करोड़ों रुपए का बजट आप खर्च कर रहे हो, 75 साल में आपके पास में इतना बजट नहीं आया कि एक पुल बना देते वहां तो लोगों का जीवन आसान हो जाता। भद्रावती नदी वार्ड नंबर 48 और 49 करौली के हैं, और जिनको ये दर्द रोज झेलना पड़ता है, ये कंडीशन है। तो वहां से एक चौंकाने वाली ये खबर आई है। और प्रदेश अध्यक्ष के बारे में मैंने बता दिया, सतीश पूनिया जी। सुनने में तो आया कि वो सीधा कैला देवी पहुंचेंगे, बाकी अभी थोड़ी देर शायद वो पूर्व विधायक मान सिंह गुर्जर के आवास पर भी रुकेंगे गंगापुर सिटी में। और सवाई माधोपुर की खबरों का जिक्र करते हैं, और सवाई माधोपुर में भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, पूरे शबाब पर है सर। चारों विधायकों के लिए भी ये बड़ा प्रश्न चिन्ह बना हुआ है, चाहे इंदिरा मीणा की बात कर लें, अशोक बैरबा की बात कर लें, रामकेश मीणा की बात कर लें, दानिश अबरार की बात कर लें, बस भर भर के अपने कार्यकर्ताओं को ले जा रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा भीड़ हो। और इसमें कोई शक नहीं है कि राहुल गांधी से हर कोई मिलना चाहता है, उनको देखना चाहता है एज ए सेलिब्रिटी। बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है, क्रेज है एज ए सेलिब्रिटी, राहुल गांधी का बिल्कुल क्रेज है। निजाम भाई बिल्कुल, आक्रोश का मतलब गुस्सा ही तो होता है। भारतीय जनता पार्टी अपना गुस्सा निकाल रही है कांग्रेस के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी अपना गुस्सा निकाल रही है बढ़ रहे हुए अपराधों के खिलाफ। और जिस महंगाई की आप बात कर रहे हो, आप देख लो डीजल और पेट्रोल के दाम सबसे ज्यादा राजस्थान में ही ज्यादा है। हाँ, प्रश्न तो बनता है, ठीक है ना। आगे बढ़िए। अब सच्चाई से आप मुंह फेरो या कोई भी फेरे तो वो गलत बात है, प्रैक्टिकली बहुत सोचना है।
भारत जोड़ो यात्रा आज सुबह जीनापुर से शुरू हुई थी और सूरबाल में लंच ब्रेक हुआ और दहलोद में आज इसका विश्राम होगा। प्रियंका गांधी बिल्कुल साथ में हैं और कुछ झलकियां वहां से ऐसी मिली। उर्दू टीचर से उनकी मुलाकात हुई इकराम अहमद की, जिन्होंने अपना दर्द व्यक्त किया। और अच्छी बात यह कि उसी समय डोटासरा भी साथ साथ थे, जो उस समय शिक्षा मंत्री थे, जो कोई निर्णय ही नहीं कर पाए। तो ये मामला सामने आया। कुछ बच्चे महात्मा गांधी के गेटअप में राहुल गांधी की पदयात्रा में साथ साथ चले। महिलाओं का एक वीडियो और वायरल हो रहा है, जो हमारे पेज पर भी आपने देखा होगा कि साहब 12 से 20 बसों में भर करके उनको लाया गया था और फिर ला करके और अनाथों की तरह यहां से छोड़ दिया। जैसे यात्रा वहां से गुजर गई, उनको भरी सर्दी में बेचारी वो रात पे सड़कों पर चिल्ला रही थी, अनसंड गाली दे रही थी और राहुल गांधी को भी गाली दी है उन्होंने। झूठ बोल करके यहाँ ले आए साहब, और अब हमको कोई संभालने वाला नहीं है, हमसे हो गई, तुमको चौथ माता की दर्शन करवाएंगे, ये है वो है, लोभ दिया, लालच दिया। और अब हमारी स्थिति ये हो रही है कि रात के 9-10 बज रहे हैं और हमको अब पहुंचना है अपने घर, लेकिन अब कोई भी आकर के हमसे मुलाकात नहीं कर रहा। वो वीडियो बड़ा तगड़ा वायरल हो रहा है। हालांकि बाद में उनको बसों के द्वारा भेज दिया गया था, लेकिन उनको 12 से लाया गया था भीड़ में शामिल करने के लिए। और भटकती नजर आई है तो वो वीडियो वायरल हो रहा है। टोंड गांव का से भी आज एक मामला आया था। देखिए, कल ये यात्रा जो है बामनवास विधानसभा क्षेत्र में प्रवेश कर जाएगी और टोंड गांव में भी उनका ठहराव है वो किया गया है। लेकिन अब सबसे बड़ी बात ये आ रही है कि आज वहां से एक बड़ी जोरदार खबर आई और चौंकाने वाली खबर आई कि कुछ असामाजिक तत्वों ने ABC 3 श्रेणियों में टेंट बनाए गए हैं। ए जो श्रेणी है उसमें राहुल गांधी का ठहराव है, उनका सारा अलग से मामला रखा गया है। B और C में कार्यकर्ताओं के लिए, विधायकों के लिए, औरों के लिए है। तो जिस कैंप में खाना बन रहा था, जिस टेंट में खाना बन रहा था, उस टेंट में आग लगाने का प्रयास किया था कुछ असामाजिक तत्वों ने। इसकी भनक जब कार्यकर्ताओं को लगी तो उन्होंने तुरंत मलारना डूंगर पुलिस को फोन किया और थानाधिकारी राजकुमार अपनी पुलिस टीम के साथ में वहां पहुंचे और मौके का फायदा उठाकर कुछ तो वहां से भाग गए। 10-15 लोग थे, मोटरसाइकिल और कार से वो लोग आए थे, लेकिन 4 लोग उसमें से पुलिस ने दबोच लिए जो पकड़ में आए हैं। और मैं आपको बता दूं कि इनमें एक तो ऋषिकेश मीणा है जो मांडल गांव का रहने वाला है, बनवारी माली बाटौदा का रहने वाला है, ओम प्रकाश मीणा चांदन होली का रहने वाला है और धर्मराज मीणा मलारना डूंगर का रहने वाला है, जिनको पुलिस ने गिरफ्तार किया है। और ये अलग तरीके की एक साजिश कर रहे थे। शायद हो सकता है मानसिकता में ये हो कि साहब राहुल गांधी का विरोध करना है या और कुछ हो, पुलिस अभी इसकी मालूमात करेगी। राहुल ने अजनौटी में बजाया ढोल। दरअसल विधायक जो है ना गंगापुर सिटी रामकेश जी, वो ढोल बजा रहे थे बड़े तरीके से। महिलाओं के गीत संगीत और सुड्डा जो चलता है हमारा वो चल रहा था और मीणाओं की जो संस्कृति है, आदिवासियों की जो संस्कृति है वो नजर आ रही थी। और उसी के बाद में फिर राहुल मंच पर चढ़े और उन्होंने भी कुछ सेकंड के लिए वो ढोल बजाया था। और चारों विधायक जो हैं वो अपने अपने समर्थकों को लेकर के आज पहुंचे हैं। लोग मिलना चाहते हैं लेकिन पुलिस उनको रोकती है। हाँ, हर कोई मिल नहीं पा रहा है, तो वो चीज है। महबूब भाई, ये मत कहें आप कि केंद्र सरकार की तरफ से महंगाई है। महंगाई का जो गणित है ना, उसको समझने की आवश्यकता है। मैं भी ये नहीं कह रहा कि केंद्र सरकार की या राज्य सरकार की तरफ से महंगाई है, लेकिन महंगाई का जो मामला है ना, वो हमको समझना पड़ेगा। और गुनाबत जी जो कह रहे हैं उस चीज को समझने की आवश्यकता है कि विश्व में टॉप 5 देशों में जो अर्थव्यवस्था है उसमें अब भारत का नंबर है, पहले नहीं था। आज हमारी जो अर्थव्यवस्था है, आप सोचो सर कि किस पैंडेमिक सिचुएशन से हम निकल करके बाहर आए हैं, किस तरीके के हालातों से हम निकल करके बाहर आए हैं। अमेरिका जैसे देश की, चीन जैसे देश की अर्थव्यवस्था को देखना, चीन में से तो अब तक भी लॉकडाउन नहीं हटा है। चीन में से तो अब तक भी लॉकडाउन नहीं हटा है। उनकी अर्थव्यवस्थाओं को देखना, न्यूयॉर्क में कितने बैंक बंद हो गए। मतलब बिल्कुल आप मालूम करिए। मैंने कहा ना आपसे, प्रैक्टिकल होना बहुत जरूरी है। सुनी सुनाई बातों पर हम कुछ भी कह दें, अब्बाएं हो जाए, जैसे चलता है ना मार्केट में, अरे साहब देश बिक गया। इतना आसान नहीं है सर देश बेचना। इतना आसान है क्या देश बेचना? ना देश बिकता है ना कुछ बिकता है। लेकिन इतना मैं कह सकता हूं कि हां, अगर देश को मजबूत करना है तो कड़े डिसीजन तो लेने पड़ेंगे, स्ट्रॉन्ग डिसीजन तो लेने पड़ेंगे। हम हमारा प्रॉफिट तो देखते हैं, देश का प्रॉफिट नहीं देखते। ये कंडीशन है ना। आप खुद मुझे बता दीजिए कितनी चीजों में महंगाई नहीं आई है। 5 साल पहले आपकी प्रॉपर्टी की कीमत क्या थी? 5 साल पहले आपके मकान की कीमत क्या थी?
जब उनमें इजाफा होगा, सोर्स ऑफ इनकम आपके बढ़ेंगे, और फिर आप कहते हो कि साहब पेट्रोल के दाम ना बढ़ने चाहिए, फलानी चीज के दाम नहीं बढ़ने चाहिए, यानी आपकी इनकम तो बढ़ती चली जाए, लेकिन जिस चीज से देश को इनकम होती है उनके दाम नहीं बढ़ने चाहिए, तो ये तो हुई ना गलत बात। तो कई चीजों का एनालिसिस करना पड़ता है, कई चीजों का विश्लेषण इनको लेकर के करना पड़ता है। मैं कोई अर्थशास्त्री तो नहीं हूं, लेकिन हाँ एक सामान्य युवा की तरह बहुत सारी चीजों को सोचता हूं सर, देखता हूं, उनका विश्लेषण करता हूं, तब समझता हूं इन चीजों को। बाकी हो सकता है, हाँ हो सकता है महंगाई है, लोगों की जेब पर बोझ पड़ा है, कोरोना के बाद लोग बेरोजगार हुए हैं, लोगों की परचेजिंग क्षमता भी घटी है, इसमें कोई शक नहीं है। तो ये चीज है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं गंगापुर सिटी की। विधायक रामकेश मीणा के नेतृत्व में आज हजारों कार्यकर्ता रवाना हुए हैं, बसें भर करके यहां से गई हैं और बिल्कुल अच्छा रेस्पॉन्स वहां से मिल रहा है। और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का एक दर्द मैंने कल आपको दिखाया था, लाइव दिखाया था सर। ये वो तबका है जो बिना ना नुकर के बेचारे जहां अपनी की ड्यूटी लगा देते हो ना, वहां ये काम करने को तैयार हो जाती है, लेकिन 750 रुपए तो आप इनको कमरे का किराया देते हो जिनमें आंगनवाड़ी केंद्र चलते हैं। शर्म आने वाली बात है कि आप इनको जोत रहे हो। मेरा ये मानना है कि आप इनका शोषण कर रहे हो। कितना कम तो आप इनको पैसा देते हो, 4-4 साल तक आप इनका किराया नहीं देते। 750 रुपए में गवर्नमेंट कहीं कमरा लेकर के बता दे किराए से। ये अपनी लाइजनिंग से, अपने व्यवहार से जैसे तैसे करके उनको चला रही है सेंटरों को, उनमें भी आप 4-4 साल तक किराया नहीं दे रहे हो उनको, तो क्या अपनी जेब से देंगे? जिस पोषाहार की व्यवस्था के लिए आप करते हो उनके लिए आप फिर वही बात है कि उनका बिल पेश नहीं करते आप टाइम पर, उनका पैसा नहीं देते हो। मई के बाद में केंद्र सरकार ने इनका पैसा रिलीज नहीं किया। कई इनके दर्द हैं सर, ना इनको कभी आप छुट्टी मिल देते हो। शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन जो इनको छुट्टियां मिला करती थी, उस दिन उन्होंने यही विरोध जताया कि साहब कम से कम 5 दिन की छुट्टी दे दो, 10 दिन की नहीं दे पा रहे हो। तो ये चीज है कि उनका जो दर्द है वो सरकारों को कहीं ना कहीं समझना पड़ेगा सर। और इस तरह का गंदा मजाक आप ना करें कि आपने बहुत सारे कर्मचारी ऐसे लगा रखे जो दिखने में तो कर्मचारी है, ये छिपी हुई है प्रच्छन्न बेरोजगारी मानता हूं मैं इसको। जहां व्यक्ति रोजगार में लगा हुआ तो दिखाई दे रहा है, मगर फायदा कुछ नहीं मिल रहा उसको। ठीक है ना, तो ये कंडीशन है। और एक RSCIT मैंने बताया था, इसको लेकर के लगातार मैं आप लोगों को अपडेट दे रहा था, स्पेशली महिलाओं के लिए निःशुल्क है। तो अभी इसकी डेट बढ़ा दी गई है, 18 दिसंबर कर दी गई है। ठीक है ना, जिन्होंने फॉर्म अप्लाई नहीं किया है तो वो न्यूज 7 राजस्थान के नाम से या तो उदय मोड़ पर जाकर के सिद्धि विनायक पर, या फिर ईदगाह मोड़ पर जाकर के रॉयल इंस्टीट्यूट जो है वहां जाकर के अपना फॉर्म अप्लाई करें, तो आपका जो फॉर्म अप्लाई करने का पैसा है वो भी नहीं लगेगा अगर आप हमारे थ्रू जाते हैं तो। सिद्धि विनायक उदय मोड़ और रॉयल इंस्टीट्यूट ईदगाह मोड़, वहां पर जाकर के आप 18 दिसंबर तक भी अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर के ये तमाम आज की खबरें थी और उम्मीद ये कर रहा हूं कि आपको अच्छा लगा होगा खबरनामा। अगर अच्छा लगता है तो बिल्कुल आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ें। भारत जोड़ो यात्रा पर लगातार हमारी अपडेट बनी हुई है। 15 तारीख तक अभी कुछ मत कहना, अव्यवस्थाओं को लेकर के, सड़कों को लेकर के, स्मैक को लेकर के, अपराधों को लेकर के बिल्कुल मत कहना। क्यों कि मैं जब अधिकारियों से बात करता हूं तो वो कह रहे हैं अजय जी 15 तारीख तक छोड़ दो बस, क्योंकि इस समय पूरा फोकस जो है वो भारत जोड़ो यात्रा पर है। अधिकारी या कर्मचारी आपको कार्यालयों में मिलेंगे ही नहीं, ताले लगे हुए हैं। करौली की बात कर लो, गंगापुर की बात कर लो, सवाई माधोपुर की बात कर लो, सारे कर्मचारियों की ड्यूटी सवाई माधोपुर लगा दी गई है। गंगापुर नगर परिषद से तो मेरे पास लिस्ट आई थी, 22 से ज्यादा कर्मचारी और अधिकारी हैं जिनकी ड्यूटी वहां लगाई गई है सवाई माधोपुर। वहां गए सब, सफाई कर्मचारियों को भेज दिया सबको वहां, बाकी हड़ताल पे चल ही रहे हैं, आपको पता है। ठीक है ना, तो मुद्दे और समस्याएं यथावत हैं, बदलाव कुछ नहीं हुआ है। लेकिन हम भी वही है कि 14 तारीख तक और 15 तारीख तक इनको रिलैक्स दे रहे हैं, उसके बाद फिर पूछना शुरू करेंगे साहब क्या हुआ। विधायक महोदय ने कहा था सोनी चौराहे से लेकर के हॉस्पिटल तक, फवारे तक, यहां तक सड़कें बनवा देंगे, देखते हैं क्या होता है। ठीक है ना, तो वो चीज है। गुनावत भाई, हर राज्य में एमसेप, हर राज्य में एमसेप, ठीक है। और हमारा देश उस मजबूत स्थिति में है जहां आज सीना ठोक करके सेना ये कहती है कि सर जहां पहले एक एक गोली का हिसाब देना पड़ता था, आज हमें एक भी गोली का हिसाब नहीं देना पड़ता। आज हम उस कंडीशन में हैं। लेकिन अब फिर आप वही कहोगे
कि आप बीजेपी और कांग्रेस करते हो अजय जी, लेकिन जो सच है ना उसको स्वीकार करने में कोई शर्म नहीं है, उसको मानने में कोई शर्म नहीं है। राजस्थान सरकार की बहुत सारी योजनाएं ऐसी हैं जिनको मैं बिल्कुल सलाम करता हूं, चाहे जांच योजना हो, मुफ्त दवा योजना हो, लेकिन वही बात है ना कि अब आपने मुफ्त दवा योजना चला दी, लेकिन दवाएं तो पहुंचाओ, दवाएं तो पहुंचाओ। दवाएं तो है ही नहीं हॉस्पिटल में, वेटनरी हॉस्पिटल में चले जाओ वहां भी दवाओं का टोटा है। तो वो चीज है सर कि प्रैक्टिकली हमें सोचना पड़ेगा निष्पक्ष तरीके से। ना बीजेपी उतना न्याय कर रही है, ना कांग्रेस न्याय कर रही है, ठीक है ना, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि नीतियां होती है। कोई सरकार अच्छी नीति बनाती है, कोई सरकार गलत नीति बनाती है। नीतियां हर सरकार अच्छी बनाती है, लेकिन उनको अप्लाई करने का तरीका कैसा है ये इस चीज पर डिपेंड करता है। और ये सच है, अधिकारियों से, कर्मचारियों से सबसे हम मुलाकात करते हैं, जनप्रतिनिधियों से हम मुलाकात करते हैं, उनके फीडबैक हम लेते हैं। ये चीज है। पठानकोट आतंकी हमला था, लेकिन उसके बाद में आप उसको कैसे भूल गए जो उरी में हुआ, सर्जिकल स्ट्राइक। क्या आपसे पहले किसी ने दम दिखाई, ताकत दिखाई कि उसको उसकी जमीन पर ही जाकर के सबक सिखाया हमने? आतंकी हमले आज आप देख लीजिए, रिकॉर्ड उठा करके कितने आतंकवादियों का जम्मू कश्मीर में से सफाया कर दिया है, कितने जिले ऐसे हैं जिनको आतंकवाद मुक्त घोषित कर दिया गया है, उसको भी देखिए आप। तो कई चीजें हैं जिनके नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों परिणाम निकल करके सामने आते हैं। और मैं इस बहस में नहीं पढ़ना चाहता सर, है ना, इस विवाद में नहीं पढ़ना चाहता, है ना। मोदी सरकार, जवानों के नाम पर कोई राजनीति नहीं होती सर। और अगर कोई सरकार जवानों के नाम पर या देश के सूरवीरों के नाम पर कोई राजनीति करती है तो वो शर्म आने वाली बात है। कोई नहीं करता, लेकिन जो दिखता है, जो होता है वो सबको दिखता है, वो सबको दिखता है। आज हिंदुस्तान पर पूरी दुनिया, आप मुझे बता दीजिए, पहले टीके बनने में, किसी दवाई का टीका बनने में 10-10, 15-15 साल लग जाते थे सर। जैसे ही कोरोना आया, लॉकडाउन लगाना, किस तरह की व्यवस्थाएं करना, वैक्सीनेशन इजाद करना, विदेशों को वैक्सीन देना, कौन कर सकता था? कौन कर सकता था बता दीजिए आप। कभी सोचा आपने कि यार हमारे देश में इतनी जल्दी तरक्की हो जाएगी कि आज दुनिया के सारे देश हमारी तरफ देखेंगे वैक्सीन के लिए? कितने सारे एम्स खोलना, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर। मैं तो गया हूं सर, मैं तो गया हूं, मैंने तो देखा है प्रैक्टिकली, सियाचिन, ले लद्दाख, उन चीजों में। और वहां सेना है और जो काम करते हैं वहां ब्रो, उनका यह कहना था कि साहब लॉकडाउन में जब पूरी दुनिया थम गई थी ना, तब सबसे ज्यादा काम यहां पर, सबसे ज्यादा काम सड़कों पर हुआ है। कि पर्यटक नहीं आ रहे, लोग नहीं आ रहे, सड़कें बनाओ जितनी बन सकती हैं। 17,000 18,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाकर के सड़कें बन गई। चीजें जरूरी है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर पैसा खर्च हो, अच्छी चीजों पर, अच्छी योजनाओं पर पैसा खर्च हो, चाहे राज्य सरकार करे, केंद्र सरकार करे, हर कोई तारीफ करेगा, करना चाहिए। तो वो चीज है। चलिए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, और कल फिर मुलाकात करते हैं आपसे नए मुद्दों को लेकर के, नए अपडेट को लेकर के। लगातार खबरों पर हमारी नजरें बनी रहेंगी, और आप भी ज्यादा से ज्यादा जुड़ें, लोगों को जोड़ें। आपके आसपास भी अगर कोई घटना होती है तो बेझिझक हमारे पास भेजें, ठीक है ना, उसे भी कहीं ना कहीं स्थान जरूर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद और जय भारत।